तकसीर ते राखा तेरा रब सोनिया, ओ बल्ले बल्ले राखा तेरा रब सोनिया। एक ग्रेट वेस्टर्न ट्रांसमिटेशन वाला चैप्टर था। ये मार्शल हॉडसन है, ये किताब है द वेंचर ऑफ इस्लाम, आपने शायद नाम सुना हो। 3 वॉल्यूम की ये किताब है। मार्शल हॉडसन यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में मेरा ख्याल है 47-48 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ। बहुत क्लासिक ये वर्क माना जाता है वेस्टर्न हिस्टोरियन के हवाले से। 20th सेंचुरी में अभी भी उनको माना जाता है सबसे बड़े हिस्टोरियन थे। उन्होंने 3 वॉल्यूम की किताब लिखी थी द वेंचर ऑफ इस्लाम। तो ये हमारे लिए मेरा, अगर पिछले लेक्चर में आप लोग थे, मैं कह रहा था कि वो कहानी सुनाएंगे वेस्टर्न मॉडर्निटी की और फिर हम आएंगे अपनी रवायत पर हमारे कॉन्टेक्स्ट में। तो इसकी सबसे अच्छी मिसाल ये शायद खुद हैं, क्योंकि ये चैप्टर 3rd जो ग्रेट वेस्टर्न ट्रांसमिटेशन जो है ये 3rd वॉल्यूम है। जब वो मॉडर्न इस्लाम की तरफ आने लगते हैं तो उससे पहले पूरा चैप्टर कि मगरिब में क्या हुआ, तो मगरिब में क्या हुआ और उसके बाद फिर बताते हैं कि जो ग्रेट वेस्टर्न ट्रांसमिटेशन है, ट्रांसमिटेशन की बहुत बड़ी तब्दीली आई है मगरिब के अंदर, उसके असरात फिर मुस्लिम दुनिया ने क्या लिए हैं। तो फिर वो मॉडर्न पीरियड को डील करते हैं इस्लामी दुनिया में। तो ये मेरा पहले भी यही मेन आर्ग्यूमेंट था कि बगैर वेस्ट में क्या तब्दीली आई, ये बड़ी तब्दीली इसकी वेस्टर्न ट्रांसमिटेशन कहते हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने उसका अकाउंट दिया है और कंसिडर्ड क्लासिक ये चैप्टर फॉर इंट्रोडक्शन टू मॉडर्निटी। तो पहला चैप्टर तो ये था, उसको हम थोड़ा सा देखेंगे, लेकिन दूसरा चैप्टर ज़्यादा अहम है। मेरे ख्याल में ज़्यादा बात उस पर करूँगा और वहाँ से कुछ चीज़ें ड्रॉ करेंगे, एटलीस्ट हाईलाइट कर दूँगा। लेकिन दूसरा चैप्टर जो है वो ज़्यादा कंसेप्चुअल है। उसमें मॉडर्न आइडियाज़ के असरात क्या हैं और किसी एक ख़ास सोसाइटी या सिविलाइजेशन की वो बात नहीं कर रहे, बल्कि यूँ कहें कि मॉडर्न दुनिया में और कदीमी या रवायती दुनिया ट्रेडिशनल वर्ल्ड में फ़र्क क्या है। और ज़्यादा वो डिस्कशन कर रहे हैं कि मॉडर्निटी और ख़ास तौर पे मगरिब में क्या हो रहा है, और उसको वो मुआवजना कर रहे हैं ट्रेडिशनल सोसाइटी से कि जिस हद तक मॉडर्निटी होगी वहाँ पे यही कुछ हो रहा है, और जहाँ पे ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ हैं या थी। और हमें फिर खुद सोचना पड़ेगा, क्योंकि चैप्टर में अगला कुछ अब अरसा हो गया, 30-40 साल हो गए हैं, तो उनके कुछ क्लेम्स जो टेक्नोलॉजी के हवाले से हैं वो अब शायद और भी ज़्यादा इंटेंसिफाई हो गए हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी ख़ासतौर पे जो हम बात करते हैं पिछले 15-20 साल से, ख़ासतौर पे स्मार्टफोन्स आए, टैबलेट्स आ गए, लैपटॉप्स, ये जो टेक्नोलॉजी के अब एक नया दौर का आगाज़ हुआ है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरीके से आगे बढ़ी, दोनों चैप्टर्स में जो एक चीज़ मुश्तरक है वो ये है कि उन्होंने मॉडर्निटी को टेक्नोलॉजी के साथ रिलेट किया। हॉडसन जो है वो टेक्नोलॉजी का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर रहे, यानी बुनियाद मॉडर्निटी मॉडर्न वर्ल्ड की वो देना चाह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी से। हॉडसन जो है उसको टेक्नोलॉजी नहीं कह रहे, टेक्निकलिज्म कह रहे हैं। और टेक्निकलिज्म का इस्तेमाल, इस इस्तिलाह को इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि टेक्नोलॉजी से बात कैप्चर नहीं होती, ये उससे ज़्यादा बड़ी मूवमेंट है, इसकी और भी डायमेंशंस हैं। इसलिए टेक्नोलॉजी उसकी एक डिमेंशन है, और भी डिमेंशन है। तो इसलिए हमने कहा कि तो वो थोड़ा सा देखेंगे कि वो इस पर क्या क्या कहते हैं। तो ये पीटर बर्गर जो मॉडर्निटी एज द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ हेरेसी, तो पहली चीज़ इससे आपको पढ़ने से भी पता चलेगा कि हम ये जो बातें कर रहे हैं ये की जा रही हैं, ये ऐसे नहीं है कि हमने बस एक मॉडर्निटी, ये एक बहुत बड़ी डिस्कशन है, बहुत बड़ा इश्यू है। दोनों बहुत रिच टेक्स्ट हैं, लेकिन शायद दोनों को साथ अदल करने का मौका ना मिल सके। तो शुरू करते हैं पीटर बर्गर से। बल्कि पीटर बर्गर से आपके टेक्स्ट में है ये हेडिंग? कोई आवाज़ नहीं मुझे आ रही, आवाज़ बंद है। अच्छा, ये हेडिंग है। अब मेरे पास ये पेज 179 पे है, आपके पास भी पेज 179 है या कुछ और पेज नंबर है? 47 वो है ना भाई। अच्छा, ये पेज 47 पे। अच्छा, फिर माजरत, अब चूंकि मैं अपनी किताब से
चैप्टर पढ़ रहा हूँ और आप लोगों के पास मुझे थोड़ा सा बताना पड़ेगा, इस सफ़े पे देखें। बस जहाँ पे ये हेडिंग है उसके शुरू में वो कहते हैं, the Western transmutation can be described for our world historical purposes as consisting for in its internal aspect primarily the transformations of culture in three main fields: economic, intellectual and social. अब इकोनॉमिक में वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करते हैं, उसके बाद इंटेलेक्चुअल में वो कहते हैं, मतलब वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फ्रॉम एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन जो पिछला था, उसके साथ यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ एक एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन भी आता है, लेकिन दोनों में इकोनॉमिक डिमेंशन है। दूसरी इंटेलेक्चुअल लाइफ में वो कैप्लर और गैलीलियो की बात करते हैं, जिनके मुताबिक जो टाइम और स्पेस यानी जो होराइजन्स हैं वो इंटेलेक्चुअल होराइजन और कॉस्मिक होराइजन शिफ्ट हो जाते हैं, और फिर फिलॉसफी जो एनलाइटनमेंट का जिक्र करते हैं तो वो इंटेलेक्चुअल दुनिया में ये तब्दीली आ गई। और सोशल लाइफ में वो कहते हैं कि ओल्ड लैंडेड प्रिविलेजेस एंड सुप्रीमेसीज and their replacement with the bourgeoisie financial power ushered in the American and French Revolution. तो आप देख रहे हैं कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल सिस्टम भी शिफ्ट हो गया, इंटेलेक्चुअल सिस्टम भी शिफ्ट हो गया, ये सब हुआ। और इन तीनों चीज़ों के पीछे वो कहते हैं क्या मुहर्रकात हैं, तो कहते हैं टेक्निकलिज्म है। तो ये बुनियादी यानी एक ट्रांसमिटेशन हुई, ये उसकी रीजंस हैं। और 2 पैराग्राफ आगे अगर आप जाएं तो वो कहते हैं कि hence many have seen the transmutation as the expression in many fields of a single overall basic change, a change from what is called a traditional to what some call a rational society. तो rationalization, technicalism, ये reason को कभी वो कह रहे हैं कि वो ये सब हो रहा है, मतलब rationality के लोग बात कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि कुछ ज़्यादा बात है और उसको सिर्फ rationalization से नहीं टाइड अप किया जा सकता, बल्कि इनोवेशन उनके लिए ज़्यादा अहम लफ्ज़ है कि इनोवेशन का एक कल्चर क्रिएट होता है हर चीज़ में, आइडियाज़ में इनोवेशन और इंस्टीट्यूशंस में इनोवेशन और टेक्निकल इनोवेशन जिसके पीछे टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है। तो ये खैर बुनियादी। तो अब ये ट्रांसमिटेशन, पहली बात ये होगी ट्रांसमिटेशन हुई थी, अब ये हो गई, उसके कुछ मुहर्रकात बुनियादी चीज़ें आपने देखा, वही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जिक्र हो रहा है, साइंटिफिक रेवोल्यूशन का जिक्र हो रहा है, इकोनॉमिक रेवोल्यूशन का जिक्र हो रहा है, कैपिटलिस्टिक सोसाइटी का सामने आ रहा है। तो ये यहाँ पे रोक लेते हैं, इसके बाद मैं वापस आऊँगा। जो खास तौर पे सेक्शन रेलेवेंट होगा वो है मोरल डिमेंशंस ऑफ टेक्निकलिज्म, और उसमें उनका एक थीसिस है। दूसरा जो चैप्टर है वो मुझे ख्याल है ज़्यादा दिलचस्प है और हमारे लिए ज़्यादा मुफीद होगा उस पर बात करना। पहले तो टाइटल है मॉडर्निटी एज यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ हेरेसी। तो हेरेसी तक आने, और इंशाल्लाह अगर सेशन कामयाब हुआ तो हेरेसी समझ में आएगी। हेरेसी हम समझते हैं कि हेरेसी किसको कहते हैं, हेरेटिकल आइडियाज, हेरेटिकल। तो हेरेसी कहाँ से आ गई, मॉडर्निटी और हेरेसी का कहाँ से वास्ता उन्होंने निकाला। तो बुनियादी थीसिस ये है इनका, एक सेक्शन है पूरा जहाँ तक जाता है, लेकिन कुछ आइडियाज को जोड़ना पड़ेगा। बुनियादी थीसिस उनका ये है कि मॉडर्न दुनिया में और ट्रेडिशनल दुनिया में बुनियादी फ़र्क, और मैंने कहा था ये भी टेक्नोलॉजी का बात कर रहे हैं, वो भी टेक्नोलॉजी का कर रहे हैं। बुनियादी फ़र्क ये है कि जो ट्रेडिशनल दुनिया थी उसमें हर चीज़ तकरीबन कमोबेश फेटेड थी, यानी मुकद्दर था, तकदीर जिस तरह कहते हैं ना, जबर और कदर की। तो इख्तियार कम था और जो भी इंसान की ज़िंदगी थी वो एक गिवन थी। आप कहाँ पैदा हुए, किधर आपकी शादी होती है, कैसी आपको, क्या आप काम करेंगे, क्या आपकी सोच क्या है, आपका दीन क्या है, उसमें ऑलमोस्ट एक ऑर्डर है विच इज़ अ गिवन, एक सोशल ऑर्डर, इंटेलेक्चुअल ऑर्डर, रिलीजियस लाइफ, जितनी डिमेंशंस हैं जिंदगी की। यानी आप कहें वही मैंने ये 4 फोल्ड कैटेगरी यूज करा था, 5 फोल्ड करें, पॉलिटिकल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, सोशल लाइफ, कल्चर लाइफ, रिलीजियस लाइफ। ये इसमें ज्यादातर अनासर ऐसे हैं जो which were given, उनमें चॉइसेस नहीं थी। अब जहां थे था उसके लिए वो दुनिया एक एज अ गिवन दी जाती थी और वो एक फेट थी कि ये ऐसे ही है और ऐसे ही होता है। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी के आने से जो मॉडर्निटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी अल्लाह ने अलाउ किया कि इन तकरीबन सारे स्फीयर्स के अंदर चॉइसेस इंट्रोड्यूस हो गई और फिर वो चॉइसेस इस हद तक बढ़ गई। उन्होंने कहा कि जितनी अब मॉडर्निटी आगे बढ़ी है वो चॉइसेस बढ़ती गई हैं, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होती गई और वर्ल्ड ऑफ फेट हैज मूव टू अ वर्ल्ड ऑफ चॉइस। यानी आप पहले ही सफ़े पे, दूसरा सफ़ा है मेरा ख्याल है,
उसमें आप देखें, still compared to anyone in a pre-modern society, both have a range of choices which for most of history would have been in the realm of mythological fantasy. लोग fantasize करते तो भी fantasize कर सकते थे इस तरह की choices. Choices of occupation, of place of residence, of marriage, number of one's children, in the manner of passing one's leisure time, in the acquisition of material goods. ठीक है, इन सब चीजों में choices, उन्होंने कहा ये choices का कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता था ट्रेडिशनल दुनिया में. तो चॉइस बहुत बड़ी चीज है जो इंट्रोड्यूस की है मॉडर्निटी, तो उसको डायरेक्टली उससे टाई अप करते हैं. ऑल दीज आर choices and very important ones to most people in the external arrangements of life, but there are other choices too. Choices that deeply touch the inner world of individual, choices of what is now commonly called lifestyle, moral and ideological choices, and last but not least, religious choices. तो बात तकरीबन उन्होंने मुकम्मल ही कर दी कि ये चॉइसेस जो हमें बज़ाहिर नजर आती हैं इन स्फीयर्स के अंदर के चॉइसेस, मेरा ख्याल है समझना इतना मुश्किल नहीं है कि इन स्फीयर्स में चॉइसेस हैं. आज लोग नौकरी के हवाले से, अपनी शादी के हवाले से, कहाँ पे रहना है, किस तरह का लाइफस्टाइल होगा, कौन सा ब्रांड पहनेंगे, वो सब चॉइसेस तो उन्होंने कहा. लेकिन उससे आगे भी एक मंजिल है, वो ये है कि मोरालिटी, मोरल चॉइसेस, उसके बाद आइडियोलॉजिकल चॉइसेस, अल्टीमेटली इवन रिलीजन भी इस चॉइस के अंदर आ चुका है. रिलीजन भी चूज किया जाएगा, मेरा मोरल व्यू पॉइंट क्या है वो भी चूज किया जाएगा. तो चॉइसेस हैव गॉन यूनिवर्सल. ठीक है, अब इसको अगर आप फास्ट फॉरवर्ड करें और आखिर में आ जाएं चैप्टर के, तो जहां पे वो सेक्शन है द हेरेटिकल इंपेरेटिव, ये अगर आपके सामने हो, पेज 23 है ये. तो उसकी पहली लाइन आप देखें तो कहते हैं, इट विल बी क्लियर बाय नाउ दैट रिलीजन इज बाय नो मीन्स द ओनली एरिया ऑफ एक्सपीरियंस एंड थॉट अफेक्टेड बाय द ट्रांजिशन फ्रॉम फेट टू चॉइस. Morality for one is crucially affected, as are all institutions. But the modern situation of religion will remain inadequately explained unless its relation to the aforementioned transition is understood. तो आखिरी स्टेप पे, क्योंकि ये जाना रिलीजन तक चाहते थे, ये सोशियोलॉजिस्ट ऑफ रिलीजन है, तो वो दिखाना ये चाहते हैं कि मॉडर्न दुनिया में, मॉडर्न सिचुएशन, ये लफ्ज कर रहे हैं, मॉडर्न सिचुएशन में रिलीजन के साथ क्या हुआ. तो वहां कहते हैं कि हाँ, ये फेट टू चॉइस में जब आप रिलीजन के पास आते हैं तो उन्होंने कहा वहां पे भी चूंकि बाकी चीजों का ब्रेक डाउन हुआ तो रिलीजन भी चॉइस के अंदर ही आ गया. जो वर्ड हेरेसी है अंग्रेजी में, जिसको हेरेसी कहते हैं, हमारे यहाँ सॉरी वो बीच में कट गया था. तो हेरेसी की मीनिंग, अच्छा, हेरेसी के आप मीनिंग बताने वाले थे इस्लाम में. अच्छा, मैंने कहा हमारी इस्तिलाहात जो है हम करते हैं इल्हाद और मतलब इर्ताद, मुर्तद हो गया फलां या मुल्हिद हो गया, यानी ये इस्तिलाह इस्तेमाल होती है. जब क्रिश्चियनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं हेरेटिक, हम यूज करते हैं, ये हेरेसी है, ये हेरेटिक है बंदा. तो हेरेसी लफ्ज जो ग्रीक में है उसका मतलब, उसकी एटमोलॉजिकल मीनिंग वो है टू चूज, चॉइस. तो चूज करना. अब चूज अप अगेंस्ट व्हाट, तो वो ये था कि एक ऑर्थोडॉक्सी है, चर्च ऑफिशियल चर्च डॉक्ट्रिन है, उससे अगर आप हट रहे हैं तो आप चूज कर रहे हैं. वो चूज क्या कर रहे हैं? चूजिंग अगेंस्ट द ऑफिशियल पर्सपेक्टिव, ऑर्थोडॉक्स पर्सपेक्टिव. तो इसलिए एंड में जो अगर उनके थीसिस को पुश करें तो बुनियादी तौर पे वो कह रहे हैं कि मॉडर्न लोग जो हैं, हम हैं कहाँ इस सारे में, ये आपसे एंड में पूछूंगा कि ये हम इसमें कहाँ फिट होंगे. उनका थीसिस ज्यादा वेस्टर्न सोसाइटीज के ऊपर है क्योंकि वहां पे मॉडर्नाइजेशन ज्यादा कंप्लीट हो चुकी. तो उन्होंने कहा कि बुनियादी तौर पे सब हेरेटिक्स हैं. आज की दुनिया में चॉइसेस हैव गॉन सो यूनिवर्सल कि मैं क्या करूंगा, मैं कहाँ पे रहूंगा, मेरी नौकरी क्या होगी, मेरी शादी कहाँ करूंगा, मैं. और अब अमेरिका में तो खैर, अमेरिका में तो ये बहुत कॉमन, मगरब में हो गया कि बच्चों का जेंडर चूज होगा, उसके बाद मेरा अपना जेंडर भी मैं चूज कर लूंगा, मैं बॉडी किस तरह की होगी. अब बात आ रही है प्रोनाउंस मेरे क्या होंगे, मुझे आप ही कहेंगे, शी कहेंगे, देम कहेंगे, वी कहेंगे, प्रोनाउंस भी चूज किए जाएंगे. तो अपनी आइडेंटिटी भी मैं चूज करूंगा. नथिंग इज अ गिवन. तो ना रिलीजन गिवन है ना. अच्छा, आप कपड़े पहनने जाएंगे तो 40 ब्रांड्स में से आप चुनेंगे, आप गाड़ी लेने जाएंगे तो फिर तो चॉइसेस का अंबार है, उसमें लोग चूज करते. जो उन्होंने कहा ये सारे प्रोसेस के पीछे
जो मेन फोर्स है वो टेक्नोलॉजी की थी. टेक्नोलॉजी हैज अलाउड द पॉसिबिलिटी ऑफ चूजिंग, और उसके फिर और फैक्टर्स हैं कि वो फीड करती है और इंस्टीट्यूशंस को भी. और सारी बात है, एक कॉज पे जब भी बहुत ज्यादा जोर लगाएंगे कि नहीं सिर्फ ये नहीं है, कुछ और भी है, आइडियोलॉजिकल भी है, पॉलिटिकल सिस्टम भी है, ये वो है, लेकिन उनका ये है कि इसको चॉइस, फेट टू चॉइस जो है, इससे मॉडर्निटी बेस्ट समझ में आती है. तो ये थीसिस जो है इन अ नटशेल, पहला फैक्टर ये था कि शुरू करते हैं कि फेट, ट्रेडिशनल दुनिया में इंसान जहां पैदा हुआ वही घर था, जिस फैमिली में है वही फैमिली है, जो आपका खानदानी मतलब जो भी अगर कोई कारोबार है या काम है, जो ये वही काम लोग कर रहे हैं, वही करते आएंगे, जनरेशन आफ्टर जनरेशन वही कर रहे हैं. जिस चर्च में जाते हैं वही चर्च है, जिस मोहल्ले में रह रहे हो. तो एक सोसाइटी पूरी, उसमें चॉइसेस का तसव्वुर भी बहुत मुश्किल था कि चूज किया जा सकता है. वही कह रहे हैं कि आज भी आपके भी जो प्री मॉडर्न या विलेज सेटिंग है किसी दूर पार इलाके में, जो मॉडर्निटी या मॉडर्न सिविलाइजेशन से अनटच्ड है, वहां पे जाएंगे तो ये चॉइसेस दे डोंट मेक मच सेंस कि ये इतनी चॉइसेस कहाँ से आई है, कैसे. तो ये तो एक मेन थीसिस है. दूसरा इसमें थीसिस जो अब ज्यादा वहां पे बात ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, वो ये है कि ठीक है, एक तरफ तो एक्सटर्नली ये चॉइसेस सामने आती हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि ये जो चॉइसेस एक्सटर्नली आती हैं उनका इंसान की साइकी पे, फिक्र पे, सोच पे और उसके एटीट्यूड, यानी एक इंटरनल एटीट्यूड टुवर्ड्स द वर्ल्ड, उस पे उसके असरात क्या होते हैं. हाउ डज इट कन्फिगर चेंज अ पर्सन इंटरनली. तो एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस के शिफ्ट होने से इंटरनली इंसान में तब्दीली क्या आती है, यानी ये जो चॉइसेस का इंट्रोडक्शन है हमारी जिंदगियों में, उससे हमारी साइकोलॉजी पे क्या फर्क पड़ता है. या इंटेलेक्चुअली, हम ये लफ्ज तो यूज नहीं करते, सोशियोलॉजी करते हैं, लेकिन कंसर्न है कि स्पिरिचुअली, इंटेलेक्चुअली, साइकोलॉजिकली इफेक्ट क्या होगा अगर चॉइसेस, इफ वी लिव इन द वर्ल्ड ऑफ चॉइसेस जहां पे हम कॉन्स्टेंटली चूज करें, तो उससे इंसान की साइकी कैसे अफेक्ट होगी. तो अब मैं थोड़ा वापस जाता हूँ, ये आपको कुछ मेरी कोशिश ये है कि हम खत्म करें, आप इसको दोबारा पढ़ सकें, और जब दोबारा पढ़ें तो आपको ज्यादा मजा आए, समझ भी बेहतर आए, और आपको नजर आए, क्योंकि इसमें इतनी डिस्कशन पॉसिबल है सिर्फ इस एक छोटे से आर्टिकल पे, अगर हम इनके क्लेम समझ में आ जाए. तो अब मैं आ गया हूं जी. तो पहले मैं ये क्लेम दिखाता हूं, पेज 4 पे आ जाएं. तो पेज 4 पे वो कहते हैं नहीं चाहिए आपको, ये आखिरी पैराग्राफ के मतलब आखिरी 4 लाइंस हैं जहां पे वो कहते हैं कि modernity in the form known today was also caused by other special European phenomena such as the capitalist market economy, the bureaucratic nation state, the pluralistic metropolis, and the complex ideological configurations. Nevertheless, the one singly most important transforming force was then at the beginning and continues today to be technology. ये लाइन आपने देखी, मैं जिक्र कर चुका हूं. फिर कहते हैं that anyone living and thinking today is in the situation of modernity. एक ये है कि modernity जैसे यूनिवर्सलाइज हो चुकी है, हम जाने या ना जाने हम modernity में रहते हैं. Depending on the country or social factor, one may modify this by saying one lives and thinks in a situation characterized by this or that degree of modernization. तो हाँ, ये कहेंगे अच्छा मॉडर्नाइजेशन, ये कह सकते हैं कि जहां भी आप रह रहे हैं डिग्री ऑफ मॉडर्नाइजेशन है. अब ये डिटरमिन करना पड़ेगा किस हद तक मॉडर्नाइज हो चुके हैं. अच्छा है बुरा है वो बहस नहीं है. फिर कहते हैं what needs to be clarified is the notion of situation. It means first of all that an individual's existence takes place under certain external conditions. In this case, under the conditions brought by a certain technology, certain economic and political arrangement. But it also means, ये अब दूसरा thesis जो मैं कह रहा हूँ कि एक दूसरा issue है, but it also means that there is an internalization of at least some of these conditions. ये जो external circumstances हैं, they don't leave our inner world untouched. Our internal attitudes, thinking, ideologies, points of view, temperaments, habits, untouched. In this case, conditions that can be summed up by saying that a contemporary individual finds himself afflicted or blessed by the aggregate of psychological and cognitive structures commonly called modern consciousness. अब ये दूसरी इस्लाह बड़ी. Modern consciousness क्या है? तो एक तो है कि हाँ जी ये modernity के institutions हैं, ideas हैं, लेकिन वो
इस सब को कह रहे हैं कि इन सारी जो एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस में जो तब्दीलियां हैं उससे मॉडर्न एक नई कॉन्शियसनेस, मॉडर्न कॉन्शियसनेस है जो अगेन डिफरेंट है। यानी यूं जो फेट और चॉइस वाली जो डिवाइड थी कि एक इंसान कायनात की तरफ देख रहा है कि सब कुछ फेटेड है, बस जैसे ही ये तकदीर होता है, मुकद्दर है, हम यही हैं, सब अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसे ही है, तो जहां है जैसे हैं ठीक है, ये एक है कि फेट इज रियल। दूसरा ये है कि चॉइस इज रियल, फेट इज नॉट रियल। फेट कहां से आ गई? कोई चीज गिवन नहीं है, मैं ये चूज करना चाहूंगा, मैं ये, तो वो मॉडर्न कॉन्शियसनेस में चॉइस इज द नॉर्म, फेट इज नॉट द नॉर्म। तो ये एक, लेकिन ये इससे ज्यादा बात करेंगे कि मॉडर्न कॉन्शियसनेस की और कंडीशंस क्या हैं। Put differently, the situation of contemporary life and thought is shaped not only by the external forces of modernity, but by the forces of modern consciousness shaping the inner world of individuals. One of the most important areas of analysis, खैर ये सोशियोलॉजी की बात करें, कि कह रहे हैं कि ये जो एक्सटर्नल और इंटरनल का डायनामिक है, इंटरप्ले है, इसको एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है, और वही ये किसी लेवल पे इस आर्टिकल में कर। उसमें पहली मिसाल वो देते हैं, अब देखें कितना पुराना दौर है, टेलीफोन की बात कर रहे हैं, लगता है कोई 300 साल पुरानी कोई किताब है। कोई अगर टेलीफोन क्या करता है इंसान की साइकी, ये पहली मिसाल देते हैं। कहते हैं फोन जब आया तो फोन आने से कॉन्शियसनेस पे क्या फर्क पड़ा। अब ये सिर्फ थीम, इतना सा जो थीम है कि ये अब छोटी छोटी चॉइसेस के अंदर हमारी कॉन्शियसनेस कैसे शिफ्ट होती है, हैबिट्स, इंटरनल एटीट्यूड्स कैसे शिफ्ट होते हैं। तो फोन की मिसाल देते हैं। तो कोई बता सकता है फोन से क्या फर्क पड़ा? उन क्या 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 प्रपोज कर रहे हैं वो? फोन लेके जो फोन पे कोई बात करते थे, ये पुराने फोन की बात हो रही है, सेल फोन की अभी बात नहीं हो रही। हमें सोचना पड़ेगा, ये नहीं सोच सके सेल फोन के होने से क्या, और फिर स्मार्टफोन के होने से क्या हुआ, लेकिन टेलीफोन के आने से वो क्या कह रहे हैं, क्या फर्क पड़ा, क्या कॉन्शियसनेस कैसे शिफ्ट हुई। उनका क्लेम ये है टेलीफोन को इस्तेमाल करने से कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो रही है, होगी। ये एक सिर्फ एक मिसाल दे रहे हैं, बाकी भी टेक्नोलॉजीज जो इस्तेमाल होंगी वो कहेंगे ये सब, और ये चॉइसेस वाला इशू भी है। तो अब हमें किसी लेवल पे ट्रैक करना है कि एक खास चीज के साथ, तो कह रहे हैं फोन के साथ इसके आने से ये फर्क पड़ा। तो थोड़ा सा टेक्स्ट में देखें वो पैराग्राफ, कुछ शायद समझ में आएगी। पेज 5 पे है। Also means of learning certain ways of thinking and internal habits. ये change first answer. Yeah, this external fact shapes many aspects of the individual's everyday life. Thus, he can utilize his telephone and the enormously complicated and powerful machine to which it is linked. हाँ वो तो machine करना, but next page पे वो ये कह रहा है कि adopt a considerably complex framework of cognitive abstraction, such as a network of codes. तो ये cognitive abilities के अंदर enhancement हुई। ये next page पे ये चीजें बताना शुरू करती हैं उसने। बिल्कुल, तो उन्होंने कहा कॉग्निटिव एब्स्ट्रैक्शंस पॉसिबल हुई, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा टू हैव सम नोशन ऑफ व्हाट कुड गो रॉन्ग विद द मशीनरी, ठीक है। उन्होंने कहा थर्ड वर्ल्ड में आप कहें तो यूज द टेलीफोन हैबिचुअली, ये लाइन में कहना चाह रहा था। ऑल्सो मीन्स टू लर्न अ स्पेसिफिक स्टाइल ऑफ डीलिंग विद अदर्स, यानी ह्यूमन रिलेशनशिप्स शिफ्ट हुए। फोन इस्तेमाल करने से ह्यूमन इंटरैक्शन शिफ्ट हुआ। A style marked by impersonality, precision, and at least in this country, in America, a certain superficial civility. The key question is this: do these internal habits carry over into other areas of life? क्या जो ये shift है कि impersonal हो गया आपका human relationship, उसमें एक civility आ गई, superficial सी, हाय हेलो हाउ आर यू डूइंग, मसलन ये करेंगे। फोन का एक खास एक कल्चर सा बना, तो क्या वो वहीं पे रुक गया या वो उसका रिपल इफेक्ट जो है वो जिंदगी के दूसरे स्फीयर्स में जाना? तो ये सवाल पूछते हैं। द की क्वेश्चन इज दिस: डू दीज इंटरनल हैबिट्स कैरी ओवर इनटू अदर एरियाज ऑफ लाइफ सच एज नॉन टेलीफोनिक रिलेशंस विद अदर पर्संस? द आंसर इज ऑलमोस्ट सर्टेनली यस। द प्रॉब्लम इज just how and to what extent. यानी वो इसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ये इनका मुद्दा नहीं है, ये मसला नहीं है, लेकिन वो बुनियादी थीसिस इसको इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी के असरात और चॉइसेस के असरात पे कॉन्शियसनेस शिफ्ट होती है और जिंदगी के बाकी सारे स्फीयर्स भी उससे अफेक्टेड हैं।
और फौरन पे कहते हैं the example of the telephone can be replicated over the whole spectrum of the technological apparatus of contemporary life. यहां तक कहते हैं कि फिर ऑलमोस्ट ये कह सकते हैं कोई टेक्नोलॉजिकल माइंड सेट है, कोई टेक्नोलॉजिकल मेंटल स्पेस है जो खड़ी हो गई है. तो उसका उनका कहना है कि ये बार बार, अब यहां से हम शिफ्ट कर रहे हैं और मेरा ख्याल है हार्ट ऑफ द चैप्टर आ जाता है मॉडर्न कॉन्शियसनेस के ऊपर. टेक्नोलॉजी से, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से, और फिर मॉडर्न कॉन्शियसनेस, फेट और चॉइस की शिफ्ट, ये सब चीजें हैं मॉडर्न कॉन्शियसनेस के. तो ये अब पैराग्राफ पेज 6 पे लास्ट पैराग्राफ से ये बहस शुरू होती. The point of the foregoing considerations is simply to bring out a simple but exceedingly important empirical fact. Modern consciousness is part and parcel of the situation in which the contemporary individual finds himself. यानी modern consciousness कोई चीज है और आज का इंसान modern consciousness रखता है, ये given. Put differently, anyone today is not only situated in the modern world but is also situated within the structures of modern consciousness. Thus, modern consciousness is given is a datum for contemporary thought. अगला लाइन छोड़ देना मुश्किल है. To say that modern consciousness is an individual situation is not to say that this experience and thought must irrevocably remain within the boundaries of this situation. ठीक है. तो अब ये पैराग्राफ मुझे छोड़ना पड़ेगा. कह रहे हैं क्या एक दफा अगर हमें पता चल जाए कि मॉडर्न कॉन्शियसनेस ये है, तो क्या अब ये है कि हम फेटेड हैं, यही कॉन्शियसनेस हो सकती है, कुछ और नहीं हो सकता? उन्होंने कहा नहीं, पॉसिबिलिटी होगी कि उसको ट्रांसेंड किया जा सकता है, उसको ओवरकम किया जा सकता है, लेकिन वो अभी बहस अहम नहीं है. अब हम पैराग्राफ आप स्किप करें और पेज 8 पे आ जाए. यहां से मॉडर्न कॉन्शियसनेस को वो डिस्क्राइब कर रहे हैं और यहां से हमें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि यानी मॉडर्निटी का एक तो ये एक्सटर्नल है, आपके स्ट्रक्चर्स, इंस्टीट्यूशंस, आपकी मैंने जिस तरह बात लास्ट लेक्चर में बात हो रही थी कि पॉलिटिकल लाइफ शिफ्ट होगी, इकोनॉमिक लाइफ शिफ्ट होगी, सोशल लाइफ. वो कह रहे नहीं सब, वो तो बात की बात है, इंटरनली कॉन्शियसनेस ही शिफ्ट हो गई. मॉडर्न कॉन्शियसनेस इज अ थिंग और आए उसको एक्सप्लोर करते हैं क्या. तो पेज 8 पे जो पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, It has been asserted that modern man is incapable of mythological thought. Myth को इस तरह ना देखें कि झूठी कहानियां, यानी जिस तरह महाभारत है हिंदुओं के लिए, तो वो मिथ है, वो फैंटेसी नहीं है, वो फेरी टेल नहीं हो रही है, उनके लिए वो हकीकत थी. लेकिन हकीकत जो है वो इस मिथोलॉजिकल मोड में प्रेजेंट होती है, स्टोरी टेल. या हमारे भी कुरान में जिस तरह अंबिया की कहानियां है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जो किस्सा है, ऐसे उनको मिथोलॉजिकल के अंदर आएगा. वो हिस्टोरिकल है या नहीं है, यानी इट्स मिथोलॉजिकल वर्सेस हिस्टोरिकल, एम्पिरिकल हिस्टोरिकल वर्सेस मिथोलॉजिकल. की इंसान मिथ मेकिंग है, मिथ्स के अंदर से सोचता है. मिथ मेकर तो थोड़ा सा खतरनाक बात. तो आगे चल के कहते हैं 2 लाइनों बाद, तो वो कहते हैं To average middle class American, upon having a vision of a demon, is more likely to call a psychiatrist than an exorcist. तो डीमन है या नहीं है? अगर आपका मिथोलॉजिकल माइंडसेट है तो डीमन है. अगर आपका मिथोलॉजिकल माइंडसेट नहीं है तो आप साइकियाट्रिस्ट वार्ड में हैं. कि मतलब अगर सारे अंबिया आ जाते, आज भी इसके फिल्में भी उन्होंने बना दी हैं, वो एवन अलमाइटी है या कोई और फिल्म है कि नबी आएगा तो उसके साथ क्या होगा, तो वो सब साइकियाट्रिस्ट को भेजेंगे उसके पास, वो साइकोलॉजिकल उसकी साइकोथेरेपी करवाएंगे क्योंकि बंदा पागल है, ये क्या वो बात हो रही है. तो मिथोलॉजिकल जो है वो एक्सेप्ट. तो डीमन मिसाल दे रहे हैं कि एक्सर्सिज्म कैथोलिक चर्च की पुरानी प्रैक्टिस है, एक्सर्सिस्ट फिल्म भी बनी थी उस पर, पुरानी प्रैक्टिस है. हज़रत ईसा वो गॉस्पेल ऑफ मार्क में जब आते हैं तो पहला उनका एक्ट ही है कि वो एक्सरसाइज करते हैं, वो इविल स्पिरिट्स निकाल रहे हैं, फिर उसके बाद जाके हीलिंग कर रहे हैं. तो बाइबल में क्लियर डिस्टिंक्शन हो रही है कि ये हीलिंग है और ये एक्सर्सिज्म है. यहाँ पे वो इविल स्पिरिट्स निकाल रहे हैं, जिन निकाल रहे हैं, और यहाँ पे इलाज कर रहे हैं कोई बीमार आदमी है. लेकिन मॉडर्न कॉन्शियसनेस में वो दोनों चीजें बराबर एक ही हैं. अगर ये एक्सर्सिज्म क्योंकि डीमन नहीं है तो हीलिंग ही की जरूरत हो सकती है. The intervention of demons in human life is a possibility excluded from the definition of reality. Reality में डीमन नहीं हो सकते, वो ऑलरेडी एक्सक्लूडेड हैं. तो that have dominated this individual socialization and education. अच्छा, दूसरा पॉइंट यहां से जो आ रहा है, सारी चीजें मैं आपको नहीं दिखा सकूंगा, ये फॉर्मेट बहुत ही बुरा है. टेक्स्ट आप उधर हैं, मैं यहाँ हूँ, लगता है मैं कहीं और बैठ के किताब पहाड़ पे चढ़ के पढ़ रहा हूँ, आप लोग कहीं और बैठे, अजीब सा लगता है. एक और पॉइंट ये, वो कह रहे हैं कि जो सोशल लाइफ है
इंसान जब वो बाहर जिस कल्चर के अंदर है, जिस सोसाइटी के अंदर है, जिस लोगों में बैठा है, उस कल्चर में अगर वो चीजें हकीकत रखती हैं, मसलन अगर जिन हकीकत रखते हैं और मैं जिस माशरे में हूं उसमें सब लोग समझते हैं कि जिन्नों की हकीकत है, जिन होते हैं, शयातीन होते हैं और फरिश्ते भी हैं, और ये तो वो चीजें मेरी इंटरनल कॉन्शियसनेस का हिस्सा होंगी, क्योंकि इंसान उससे बाहर खड़ा होना मुश्किल है। तो मॉडर्न कॉन्शियसनेस में एक ये पहलू है कि वो जो सोसाइटी, मॉडर्न सोसाइटीज हैं, उनमें ये चीजें चूंकि डिसअपियर कर हो गई हैं, तो इंडिविजुअल इंसान के लिए भी वो पॉसिबिलिटीज एलिमिनेट हो गई हैं, क्योंकि माशरे के अंदर वो नहीं है, उनको कोई एक्सेप्ट नहीं करता, या ये जो टेक्नोलॉजिकल साइंटिफिक ड्रिवन सोच है, इंटेलेक्चुअल लाइफ है, तो इंसान की अंदर भी उसकी पॉसिबिलिटी एलिमिनेट हो गई है, क्योंकि एक्सटर्नली वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए इंटरनली भी पॉसिबल। तो ये इंटरनल एक्सटर्नल का डायनामिक को वो डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे में, और बार बार उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो ये जो लाइन थी कि द इंटरवेंशन ऑफ डीमंस इन ह्यूमन लाइफ इज अ पॉसिबिलिटी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ रियलिटी दैट हैव डोमिनेटेड दिस इंडिविजुअल सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन। एजुकेशन में भी वो नहीं है, सोशलाइजेशन में भी वो नहीं है, तो लिहाजा मेरे इंटरनल होराइजन पे भी नहीं है। चूंकि एक्सटर्नल होराइजन पे नहीं है, इसलिए इंटरनल होराइजन पे भी नहीं। तो इन अदर वर्ड्स, छोड़ देंगे, लाइन छोड़ी, नेक्स्ट पैराग्राफ पे अब आए, नेक्स्ट पॉइंट आ गया। ये चॉइस से अब फेट और चॉइस पे से डायरेक्टली इफेक्ट होगा। Modern consciousness, for reasons that will be further elaborated in a moment, has a powerfully relativizing effect on all worldviews. Modern consciousness, बार बार देखें, अब कोई एक्सटर्नल बात नहीं हो रही, ये बात नहीं हो रही बाहर क्या हो रहा है। मॉडर्न कॉन्शियसनेस, इंसान की कॉन्शियसनेस पे बात हो रही है, उसके शऊर पे बात हो रही है, इंसानी शऊर, यानी जदीद शऊर, जदीद इंसान का, इंसान जदीद का शऊर क्या है। कह रहे हैं कि has a powerful relativizing effect on all worldviews. कोई भी world view relativize हो चुका, modern consciousness का एक और piece. To a large extent, the history of Western thought over the last centuries has been one long effort to cope with the vertigo of relativity induced by modernization. तो सब world view relativize हो जाता। अच्छा, सवाल ये है कैसे हो गए, हुए कैसे? यहां से अब फेट टू चॉइस पे आ गए, ठीक है, कि एक मॉडर्न कॉन्शियसनेस। अब एक और बड़ा पहलू, एक उन्होंने बताया कि पिछला पॉइंट था कि मिथोलॉजिकल थॉट पॉसिबल नहीं है मॉडर्न कॉन्शियसनेस में। अगली बात की कि अब सब वर्ल्ड व्यू रिलेटिवाइज, मॉडर्न कॉन्शियसनेस के लिए वर्ल्ड व्यू रिलेटिवाइज रहेगा, ये उसका नॉर्मल डिस्पोजिशन है। यहां से वो फिर आते हैं फ्रॉम फेट टू चॉइस सेक्शन, जो हार्ट ऑफ द चैप्टर है। तो इसका मैं पहला पैराग्राफ पूरा पढ़ूंगा, क्योंकि वो थीसिस उसके अंदर है। Modern consciousness, like modernity in its external aspects, is an exceedingly complex aggregate of elements. Some of them are so closely connected with the institutions that form the core of modernity that it is difficult, if not impossible, to think them away. कुछ चीजों का तो ताल्लुक है इंस्टीट्यूशंस के साथ, उनसे जान नहीं छुड़ाई जा सकती, लिहाजा इन एलिमेंट्स, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं उनके साथ मॉडर्न कॉन्शियसनेस जुड़ी हुई है। For example, it is very hard to imagine a modern society without the sort of consciousness that makes telephonic communication feasible. Some other elements of modern consciousness are clearly not of this type. Rather, they are accidents of history that can be thought away without trouble. अच्छा, line गुजरी, अब last line. Now, one of the elements of modern consciousness that is very hard indeed to think away. Consciousness की बात हो रही है, इससे जान नहीं छुड़ाई जा सकती, मॉडर्न कॉन्शियसनेस इससे जान नहीं छुड़ा सकती, is the one already mentioned, the multiplication of options. Put differently, modern consciousness entails a movement from fate to choice. Multiple options हैं, जान नहीं छुड़ा सकते आप इससे। हमारा जिंदगी गुजारने का, सोचने का मोडस ऑपरेंडी, कैसे जीते हैं, इसमें मल्टीपल ऑप्शन हैं। अब मल्टीपल ऑप्शन से जान नहीं छुड़ा सकते। इन अ सर्टेन सेंस हम वापस उस दुनिया में नहीं आ सकते जहां पे हमारी जिंदगी फेटेड होगी। हम हमेशा चॉइसेस के अंदर हैं और हमेशा चूज कर रहे होंगे।
और इसको वो एक्सट्रापोलेट करेंगे तो कहेंगे अब इसको जहां मर्जी ले जाएं, जेंडर पे ले जाएं, शादी पे ले जाएं, बच्चों पे ले जाएं, नौकरी पे ले जाएं, मेरे वोकेशन पे ले जाएं, रिलीजन पे ले, और एंड में रिलीजन पे ले जाएं, खुदा को भी चूज करना पड़ेगा। खुदा चूज करता हूं नहीं करता हूं, दीन चूज करता हूं नहीं, दीन में क्या चूज करता हूं, ये अच्छा है ये अच्छा, तो चॉइस ये खैर पहला पॉइंट इनका बहुत क्रिटिकल पॉइंट ये कि हम ये मल्टीपल ऑप्शन माइंडसेट चेंज नहीं कर सकते, ऑलमोस्ट ये फेटेड हो गया। Pre-modern man lived in what was for the most part a world of fate. This is so of course in the most obvious sense that a wide array of choices opened up by modern technology did not exist for him. Instead of a wide range of electrically powered tools, for instance, the pre-modern clutter around the house had but one single tool, say the stone hammer, handed down ceremonially from father to son, either the same very hammer or another shaped in exactly the same way. Instead of a wide range of clothing styles, for another instance, the individual had only one single style, which was predetermined by the materials and the tailoring techniques available as well as by traditions. कपड़े भी वही हैं जो हैं, टूल्स हैं वो भी वही हैं जो हैं, चॉइस कोई नहीं है। वहां से शुरू करें, कहाँ है चॉइस? मोहल्ला भी वही है, लोग भी वही हैं, फैमिली भी वही है, नौकरी भी वही है, काम भी वही है, चर्च भी वही है, मस्जिद भी वही है, सब कुछ वही है। चॉइस कहाँ है इसमें? कोई चॉइस नहीं। तो वो ऑपरेट कर रहा है कॉन्शियसनेस ऑफ फेट, ऑप्शंस नहीं है। ठीक हो गया? A traditional society, therefore, is one in which the great part of human activity is governed by such clear-cut prescriptions. Whatever else may be the problems of a traditional society, ambivalence is not one of them. वो ambivalent नहीं होते। मैं ये कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो करूँ, मैं ये करूँ, मैं वो जो करना है वही करना है, वो सामने है वही करें, सब वही कर रहे हैं, आप भी वही करें। ठीक है? तो चॉइस का प्रॉब्लम नहीं है ट्रेडिशनल सोसाइटी। अब यहां से वो मिसाल देते हैं, कहते हैं as modernity impinges on a traditional society, this world of fate is shaken. उसका पहला राउंड एक्चुअली है, अब फेटेड नहीं है चीजें, और फौरन मिसाल देते हैं बर्थ कंट्रोल की। तो बर्थ कंट्रोल कहते हैं, for all the centuries of history prior to the advent of modern contraceptive techniques, sexuality and pregnancy were linked together in a relation of fate. To be sure, one could avoid pregnancy by avoiding sex, and there were various rudimentary techniques to prevent contraception. But none of these could properly be called control. उनको control उनके लिए was not even a term. वो control क्या करेंगे? ठीक है? तो birth control. If not fate, then it was fortune that ruled in this area of life. So you can be fortunate. आप खुशकिस्मत रह जाएं तो बचत हो सकती है। खुशकिस्मती किस्मत है और खुशकिस्मती है, बस ये दो चीजें थी। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं, चॉइसेस नहीं है और ऑप्शंस नहीं है। तो अब ये आगे लाइन है, ये जरा सोशियोलॉजिकली इंटरेस्टिंग है। कहते हैं द डिफिकल्टीज ऑफ बर्थ कंट्रोल कैंपेन्स इन मेनी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, ये हमारे पे भी अप्लाई होता होगा शायद, कैन प्रोबेबली बी एक्सप्लेन्ड टू अ कंसिडरेबल डिग्री बाय द डिफिकल्टी traditional people have in grasping this truly Promethean transformation. The birth control advocate trying to propagate this or that contraceptive technique in a traditional village is not just peddling an interesting new gadget. Rather, he is suggesting that villagers rise in rebellion against what has been destiny from times immemorial and use their own bodies as instruments in this rebellion. ये point clear है? ये on the side था, ये main thesis नहीं है। मुझे लगा बहुत दिलचस्प है। बर्थ कंट्रोल कैंपेन्स अगर आप उन सोसाइटी में करें, वो कह रहे हैं वो आप सिर्फ कोई ये नहीं कह रहे ये टेक्निक नहीं, आप वो टेक्निक यूज करें, उनके तो वो चॉइसेस हैं, टेक्निक्स बहुत सारी हैं, आप कोई भी इस्तेमाल कह रहे हैं नहीं, जो है वो है, अब खुदा ने दिए, बस हम ये समझना मुश्किल है। कॉन्शियसनेस का प्रॉब्लम। Sociologically speaking, pre-modern societies are marked by the fact that their institutions have a very high degree of taken for granted certainty. This is not to say that this certainty is total. If it were, there would not have been any social change. But the degree of certainty, when compared to that in a modern society, is very high indeed. What was said before about the material techniques of life can also be said about the widest range of institutional arrangements. This is how things are done, and not in any other way. This is how one marries and whom. This is how one raises children, makes one's livelihood, exercises power, goes to war, and in no other way. And since human beings derive their identity from what they do, this is who one is. And
One could not be anyone or anything else in any human society. अच्छा अब ये बात क्लियर होगी कि जो आप कर रहे हैं, जो चॉइसेस वही हैं, तो आप कौन हैं? आप वही हैं जो आप हैं. किसी लेवल पे कंफ्यूजन, एम्बिवेलेंस और चॉइस नहीं है. तो जो है, वही हकीकत, और वो इट अपीयर्स एज रियलिटी कि यही रियल है. चॉइस जो है वो रियलिटी को रिलेटिवाइज कर रही है. चॉइस के आने से ये होगा कि अब अगर मैं ये भी कर सकता हूं और ये भी कर सकता हूं, तो मैं कौन हूं? मैं आर्टिस्ट हूं, या मैं एंटरप्रेन्योर हूं, या मेरी कॉलिंग क्या है, मेरी डेस्टिनी क्या है, मेरा ये टैलेंट है, नहीं मेरा वो स्किल है. तो जहां जहां पे चॉइस इंट्रोड्यूस होती गई, वहां पे वो दुनिया रिलेटिवाइज होती जाएगी. तो अब एक बंदे के लिए दुनिया एक गिवन था, ऑब्जेक्टिव रियलिटी थी, और अब दुनिया जो है वो एक सब्जेक्टिव. अब मैंने क्लेम, और इसका नेक्स्ट स्टेप जो फौरन वो फिर बयान करेंगे, इसका नतीजा क्या होगा कि एक्सटर्नली चूंकि ऑप्शंस के आने से चीजें रिलेटिवाइज हुई हैं, मुझे इंटरनली मूव, अपने अंदर जाके अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि मैं कैसे चूज करूं, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं. तो एक सब्जेक्टिविटी का इंपल्स क्रिएट होता है. सोल सर्चिंग, सोचना, रिफ्लेक्टिव थॉट, ताकि उन चॉइसेस को करने में मुझे अपने आप को समझने बहुत. आजकल तो अब पता नहीं, खैर छोड़े. आज मैंने कोई हंसी मजाक नहीं करना, सीधा टेक्स्ट पढ़ता है. तो यानी एक उसका ऑब्जेक्टिव रियलिटी जब रिलेटिवाइज हो रही है, तो सब्जेक्टिविटी पे बहुत फोकस आएगा, और अपने अंदर झांकना और अपनी रिफ्लेक्टिव थॉट में कौन हूं, कैसे है, चॉइसेस क्या ही हो. तो ये उसका दूसरा विंग बनता है. तो यहां पे अगली लाइन बहुत अहम है. इन एनी ह्यूमन सोसाइटी देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन द नेटवर्क ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड सो टू स्पीक अवेलेबल रेपर्टोयर ऑफ आइडेंटिटीज. जितनी चॉइसेस बाहर अवेलेबल है, उतनी आइडेंटिटीज पॉसिबल हैं. तो एक डायरेक्ट कोरिलेशन बना रहे हैं. In a traditional society, this connection is very much closer than the modern institutions. Identities are taken for granted, certain, almost as objective as the facts of nature. So the world appears as a fact, as a given. तो वो certain है, वही है, और वो ऐसे ही है जैसे फितरत है, सब कुछ given है. In other words, both society and self are experienced as fate. ये clear हो गया? ये क्लियर है. ये अब सब ट्रेडिशनल की बात हो रही थी. इन ह्यूमन एक्सपीरियंस एन ऑब्जेक्टिव फैक्ट इज वन. अब ये बहुत अच्छा बात होती है ना, ऑब्जेक्टिविटी या फैक्ट या ट्रूथ क्या रियलिटी. ये जो सोशियोलॉजिस्ट हैं, ये कभी ट्रूथ पे बात डायरेक्टली नहीं करेंगे. वो कहेंगे सोशल ट्रूथ क्या होता है, सोशल फैक्ट क्या होता है. तो कहते हैं एन ऑब्जेक्टिव फैक्ट इज वन अबाउट विच एन इंडिविजुअल हैज नो चॉइस. वो कहते हैं सोशल फैक्ट वो इंसान के लिए, अगर इंसान के पास चॉइस नहीं है तो वो ऑब्जेक्टिव फैक्ट है. जहां चॉइस आएगी वो ऑब्जेक्टिव फैक्ट नहीं रहेगा, वो सब्जेक्टिव फैक्ट हो जाएगा. और समवट मोर प्रिसाइसली व्हिच नैरोली डिटरमिन्स हिज चॉइसेस. तो ये हो गया. नेक्स्ट दो लाइनें छोड़ के, प्री मॉडर्न इंस्टीट्यूशनल आइडेंटिटीज आर ऑब्जेक्टिव इन एन एनालगस मैनर इन टर्म्स ऑफ हाउ दे आर एक्सपीरियंस्ड. Their objectivity too is rock-like, and they fall upon the individual as fate or fortune decrees. To be born in this village is to live under these institutions which overhang all of life from cradle to grave. ठीक हो गया जी. अब मॉडर्निटी की तरफ चलते हैं. ये तो था प्री मॉडर्न एक फेट उनका एक. अब आ जाएं पेज 13 पे, लास्ट पैराग्राफ. The process by which modernity disrupts these world of fate is of key importance for the present argument. ठीक है. It is not possible to do this here. ये line छोड़ देते हैं. There is some connection between having different tools and different courses of action to choose from. It is the proliferation of institutional choices that must be considered here. Modernity enormously complicates the individual network of society. The basic cause of this is the enormous complication of the division of labor, but the implications go far beyond the technological and economic areas of life first affected by this. Modernity pluralizes. वो plurality create करती है. अगर ये choices नहीं थी, single track, वो कहते हैं single track आदमी है यार, आप single track, तो वो traditional लोग single track थे, तो उन्होंने plurality. आपको चौक पे खड़ा किया, कहा 7 रास्ते हैं, चलें, बिस्मिल्लाह, कहां जाएंगे. हर चीज में 7 ऑप्शन. बफे लगे हुए हैं, खाना भी बफे आता है. बफे एक नई चीज है, सिर्फ बादशाह खाते थे बफे.
अब हर गली मोहल्ले में बफे हो रहे हैं, तो बफे जाके खड़े होते हैं, कहते हैं अब क्या खाएं, कितना खाएं, खा ही सकता हूँ। तो ये बफे बनाया है टेक्नोलॉजी से, बफे बना पॉसिबल हुआ। ब्रांड, अगर जूता लेना है तो 40 तरह के जूते पॉसिबल हैं, 40 ब्रांड हैं, आप वहां से शुरू करें। अब तो बालों को भी देखें तो बाल भी हैं, 40,000 अंदाज हैं, दाढ़ी है वो भी इतने अंदाज की होगी। फिर स्किन कलर है, वही जो लास्ट टाइम कह रहा था, स्किन कलर है, सफेद बेहतर है, ज्यादा सफेद हो जाए, अगर यहाँ थोड़ा सा इस तरह हो जाए। तो बॉडी पे भी पूरा एक्सपेरिमेंट करके चॉइसेस हैव गॉन यूनिवर्सल। बॉडी को भी शिफ्ट कर सकते हैं, इंटरनली भी कर सकते हैं, एक्सटर्नली भी कर सकते हैं, जेंडर भी चेंज। तो जितनी प्लुरैलिटी इंट्रोड्यूस होती जा रही है, जितनी जितनी प्लुरैलिटी इंट्रोड्यूस होगी, चॉइस इन द वर्ल्ड ऑफ इट, तो इन अ सेंस इनके कहने के मुताबिक मॉडर्निटी, ट्रेडिशनल सोसाइटी और मॉडर्न सोसाइटी का शिफ्ट वो चॉइसेस की इंट्रोडक्शन से और टेक्नोलॉजी हैज मेड दैट पॉसिबल। मॉडर्निटी को चॉइस फेट से डिस्क्राइब कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। अच्छा, अब ये आ जाएं इस पैराग्राफ पे, पेज 14 पे। Take the area of sexual relations as a rather basic instance of this. A traditional society is almost invariably marked by a firm and quite narrow institutionalization of this area. यानी institution of marriage, traditional institution of marriage की बहुत narrow कह रहे हैं, कि firm or narrow definition. This is how things are done, and within this particular set of possible partners, and deviance from pattern is severely sanctioned. अच्छा, ये हो गया. Modern society in the West and in America more than elsewhere has seen a steady expansion of the range of accepted alternatives to the traditional pattern. In ever widening tolerance of marriage beyond limited groups, in the definition of roles within the marriage relationship, as well as ever widening tolerance of sexual relations before and outside marriage. The recent phenomena of the feminist and gay movements are thus an intensification of a considerably older trend of pluralization. मैरिज एक ही तरह की थी, एक ही तरह के लोगों से वो दिए हैं, ये 2-4 ऑप्शन हैं, इनने आपने करनी हो. अब आपने फील्ड ओपन की, उन्होंने कहा कि ये जो गे लेस्बियन रिलेशनशिप्स हैं ये सिंपली एक्सटेंशन है ऑफ चॉइसेस, विद कोर्स ऑफ चॉइसेस इन द रियल्म ऑफ मैरिज. उनको और बढ़ाते जाएं तो कहां तक जा सकते हैं. तो उसी की एक और मिसाल, मैं कहता हूं मिसालें अच्छी होती हैं. अच्छा जी, अब पेज 15 पे आ गया हूं मैं. और टाइम कितना रह गया हमारे पास? टाइम तो भी है 15 मिनट है. तैमूर आप जी, मतलब कि ये इसका सेशन 7:30 बजे तक का था. 20 मिनट उसमें क्वेश्चन आंसर 20 मिनट भी 20 मिनट्स है. ठीक है, वो ठीक है. बस वो ये मैं चाहता हूँ कि चैप्टर समझ में आ जाए, सवाल जवाब ना भी हो कोई बात नहीं. चैप्टर का समझ में आ गया तो मेरा ख्याल है कि मिशन काम. आज सवालों की चॉइस नहीं दी जाएगी, आज फेट है. अच्छा, अब आगे आए तो कहते हैं कि कहाँ गया मैं? अब जो सेक्सुअल लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं. नॉर इज ऑल क्लियर दैट द प्लुरलाइजेशन ऑफ पॉसिबल एंड सोशली, ये पेज 15 पे हूं, of socially acceptable courses of action in this area of life has reached an end. The recent developments in sex change surgery suggest the possibility of even more radical choices. A woman may now choose not just a male role but a male body. सिर्फ आप रोल प्लेइंग में नहीं मेल होना. मसलन औरत कहती है कि मैं मर्द हूं, मुझे मर्द का फंक्शन चाहिए, वो बॉडी चूज करे. मैं आई वांट टू चूज अ मेल बॉडी, तो मेल बॉडी में आ गए. मर्द ने कहा, तो ये भी अब नई चॉइसेस आ गई हैं, तो वो भी होंगी. Again, the impact of this proliferation of possible programs for the individual can be summed up in the same formula. What previously was fate now becomes a set of choices, or destiny is transformed into decision. अच्छा, दिलचस्प चीज क्या है? वो आपने सुना हो हदीस जिब्रील, जो शायद कहीं जिक्र अभी नहीं आएगी. तो उसमें अकायद में एक चीज का जिक्र होता है, कदर का, कि खुदा ने तकदीर लिखी है और हर चीज पे जो उसका है उसका वो लिखा गया. और जो तो एक ये बहुत बड़ा बिलीफ था कि कदर, खुदा ने मेजरिंग आउट ट्रांसलेट करते हैं अंग्रेजी में, कि गॉड हैज मेजर्ड आउट एवरीथिंग. तो चीजों की तकदीर लिखी गई है, और इसलिए फेट एक एलिमेंट है जो इस्लामिक फेथ का हिस्सा है. हदीस जिब्रील में तो उसका 6 जो आपके खुदा को माने और अंबिया को माने और कुतुब को माने और फरिश्तों को, मलाइका को माने. उसके बाद में आता है कि और कदर को माने, मेजरिंग आउट, यानी तकदीर लिखी गई है किसी.
तो ये अब ये है कि तकदीर गायब हो गई है और चॉइस 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 ऐसी मेरे ज़हन में आ गया। अब यहां चूंकि अब हम यहां तक चले गए हैं, अब बात आई अगले लेवल पे। वो कहते हैं अच्छा ये भी हो गया, इस सब का नतीजा यहां नहीं रुकेगा, अब इसका बराहे रास्त इफेक्ट आएगा वर्ल्ड व्यू नहीं आपका। वर्ल्ड व्यू कैसे तब्दील होता है? चॉइसेस तो आप कर रहे हैं बाहर चल के, ब्रांड ये लिया वो लिया, मैं औरत की बॉडी में घुस गया, वो कुछ और मैंने कर लिया, जो सब कुछ तो कर लिया। वर्ल्ड व्यू कैसे शिफ्ट हो रहा है इंटरनली? द वे ऑफ लुकिंग एट वर्ल्ड व्यू क्या है? व्यू ऑफ द वर्ल्ड, हाउ डू यू लुक एट द वर्ल्ड। तो अब वर्ल्ड व्यू कैसे शिफ्ट हो रहा है उसकी तरफ लाते हैं। नेक्स्ट सेक्शन, अ प्लुरलिटी ऑफ वर्ल्ड व्यू। Thus, the institutional pluralization that marks modernity affects not only human actions but also human consciousness. Modern man finds himself confronted not only by multiple options of possible courses of action, but also by multiple options of possible ways of thinking about the world. In the fully modernized situation, देख रहे हैं वो degrees of modernization है। अगर पूरे मॉडर्न हो जाएं अगर हम, तो फिर क्या होगा? Of which contemporary America may be taken as the paradigm. This means that the individual may choose his Weltanschauung, German word है for worldview. मैं अपना worldview choose करता हूं, वो भी मेरी choice है, very much as he chooses most other aspects of his private existence. In other words, there comes to be a smooth continuity between consumer choices in different areas of life, a preference for this brand of automobile as against another, for this sexual lifestyle as this against another, and finally a decision to settle for a particular religious preference. So worldview भी choice में आ गया, religion भी choice में आ गया, ठीक है। तो अब जो पहले वो कह रहे थे मॉडर्निटी प्लुरलाइजेस, क्या प्लुरलाइजेस क्या करती है? उन्होंने कहा एक्ट्स को कर रही है, एक्शन, जो मैं चीजें बाहर कर रहा हूं बॉडली एक्शन है, जो भी मेरी चॉइस है। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, सिर्फ एक्शंस नहीं हो रहे, थिंकिंग भी प्लुरलाइज होती। तो मॉडर्निटी प्लुरलाइजेस बोथ इंस्टीट्यूशंस एंड प्लॉजिबिलिटी स्ट्रक्चर्स। अब यहां से अगले पैराग्राफ में मैं जो सोशल डिमेंशन की बात कर रहा था कि सोसाइटी क्या कर रही है, क्या अफर्म करती है, एक सोशल मिलियू है जहां पे अगर फेट, सब लोग फेट की लैंग्वेज बोल रहे हैं, इस तरह से दुनिया में देख रहे हैं कि हाँ जी बस किस्मत होती है जी, तकदीर में यही लिखा था, अगर सब ये कर रहे हैं तो मेरा वर्ल्ड व्यू भी तकदीर वाला होगा। ये जो डिमेंशन है कि सोसाइटी अफेक्ट्स एन इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, इसको दोबारा हाईलाइट करते हैं। With the possible exception of a few areas of direct personal experience, human beings require social confirmation for their beliefs about reality. It's not enough मैं अंदर बैठ के बड़ी खूबसूरत सी दुनिया बनाता हूँ, मैं बाहर जाता हूँ और हर लेवल पे मुझे वो कन्फ्रंट हो रहा है, वो रिलेटिवाइज हो रही है, लेकिन और लोग भी, अगर मेरा कल्ट हो, अपना ग्रुप हो या अपनी सोसाइटी है, विलेज है, सब लोग एक तरह सोचते हैं, तो वो कंफर्म हो रहा है, अफर्म हो रहा है मेरा वर्ल्ड व्यू। Thus, the individual probably does not require others to convince him that he has the toothache, but he does require such social support for the whole range of his moral beliefs. Morality worldview के लिए वो society चाहिए, consensus चाहिए, social consensus, otherwise वो sustainable नहीं है। Put differently, physical pain imposes its own plausibility without any social mediation, while morality requires particular social circumstances in order to become and remain plausible to the individual. ये point clear है आपको? जी। ये एक अहम, चूंकि सोशियोलॉजिस्ट हैं, ये बहुत है, वो इंडिविजुअल और सोसाइटी के दरमियान डायनामिक है। उन्होंने कहा हाँ मेरे अगर दांत में दर्द है, फिर मुझे जरूरत नहीं है कि मुझे मोहसिन आके और बाकी भी सब माने कि मेरे दांत में दर्द है, तभी मैं समझूंगा मेरे दांत में दर्द है। लेकिन मेरा मोरल यूनिवर्स, मेरी मोरालिटी, मेरी रिलीजियस कन्विक्शंस, मेरे फिलोसॉफिकल बिलीव्स, वहां मुझे सोशल एफर्मेशन चाहिए। ये पॉइंट क्लियर है? तो डायनामिक सोशल और इंडिविजुअल का डायनामिक। फॉर एग्जांपल, अच्छा सॉरी, नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कहते हैं, इसकी मिसाल दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मोरल वैल्यूज ऑफ ऑनर, करेज एंड लॉयल्टी आर कॉमनली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस। मिलिट्री इंस्टीट्यूशन अगर आपका होगा, सब फौजी हैं, आप फौज की यूनिट में चले जाएं, तो उनके लिए ऑनर, करेज और लॉयल्टी बहुत जरूरी होगी। कोई फौजी हैं यहाँ पे तो, या फौजी फैमिली से होंगे तो समझ सकते हैं क्या बात हो रही है। करेज चाहिए होगी, तो ऑनर है, लॉयल्टी है, लॉयल्टी नहीं है अगर, ठीक है, और भी चीजें हैं। खैर, as long as an individual is within such an institutional context, it's very likely that these values will be plausible to him.
in an unquestioned and taken for granted way. अगर वो सब सोसाइटी में एक ही तरह के लोग, फौजी यूनिट है, सब लॉयल्टी की बात कर रहे हैं, सब करेज की बात कर रहे हैं, सब उसकी बात कर, तो वो मेरे लिए इट्स अ गिवन। अब अचानक आप वहां से निकलें और आप कहीं और पहुंच जाए, मसलन कैलिफोर्निया में आ जाएं, तो लॉयल्टी, करेज और इन चीजों की जरूरत नहीं होगी। माइंडफुलनेस चाहिए होगा आपको, आपको टॉलरेंस चाहिए, लविंग काइंडनेस, कुछ भी और बहुत सारी इस तरह की हैं। तो ये 3 चीजें तो नहीं होंगी। लॉयल्टी तो बिल्कुल नहीं चाहिए, लॉयल्टी की कोई जरूरत। अच्छा जी, ये क्लियर हो गया। It follows, अब मैं 17 पे आ गया, it follows from this that there is a direct relation between the cohesion of institutions, institution यहाँ पे society को भी institution नहीं कह रहे, and the subjective cohesiveness of beliefs, values and worldview. In a situation, social situation, which everyone with whom the individual has significant ties is a soldier, it is not surprising that the soldier's view of the world, with all that this implies, will be massively plausible. Plausible से मुराद यहाँ नहीं है कि वो हकीकत है, उनके लिए हकीकत हो चुका, वो हकीकत उन लोगों के लिए हकीकत हो जाएगा। It will be a fact of life. यहाँ पे वो social fact से बात कर रहे हैं। Psychologically it becomes a fact. ये नहीं कह रहे वो सच है या वो झूठ है, वो कह रहे it becomes a fact. It becomes a fact for you. अच्छा जी, अब ये सब हो गया, ऐसा होना था। अब आते हैं मॉडर्निटी पर। अब मॉडर्निटी का पीस आ गया 17 पे, लास्ट पैराग्राफ। तो कंक्लूजन दे रहे हैं कि institutional pluralization of modernity had to carry in its wake a fragmentation, a weakening of every conceivable belief, so on and so forth. Conversely, यहाँ से अब मैं शुरू कर, modern societies are characterized by unstable, incohesive, unreliable plausibility structures. Put differently, in the modern situation, certainty is hard to come by. It cannot be stressed enough that this fact is rooted in pre-theoretical experience, that is, in ordinary everyday social life. This experience is common to the proverbial man in the street and to the intellectual who spurs out elaborate theories about the universe. The built-in uncertainty is common to both. चाहे आप गली में हैं या आप intellectual हैं, modern society में certainty is very hard to come by. There are no certain facts. Morality certain नहीं है, religion certain नहीं है, और वहां पे plurality is a proof. मैं एक गली से गुजरूं, वहीं पे मस्जिद है, वहीं पे मंदिर है, वहीं पे चर्च है, वहीं पे वो है, वहीं पे वो है। मैं शाम को एथियस्ट के साथ चाय पीता हूँ, सुबह उठ के मैं एग्नोस्टिक से मिलता हूँ, दोपहर को क्रिश्चियन के साथ हालेलुया करता हूँ। तो सर्टेनिटी कहाँ से? तो सर्टेनिटी इज नॉट अ कंडीशन, अनसर्टेनिटी इज द कंडीशन। ठीक है, द built-in uncertainty is common to both. This basic sociological insight is crucial for understanding of the competition between worldviews and the resultant crisis of belief that has been characteristic of modernity. So crisis of belief is inescapable. ठीक हो गया? Modern individual, then अब conclusion आ गया। ये अब summing up है। अगर सारी ये जो समझे सब तमहीद थी, यहाँ पे हमने आना। The modern individual then lives in a world of choice, in sharp contrast with the world of fate inhabited by traditional man. He must choose in innumerable situations of everyday life. But this necessity of choosing reaches into the areas of beliefs, values, and worldviews. To decide, however, means to reflect. The modern individual must, the modern individual must stop and pause where pre-modern men could act in unreflective spontaneity. अच्छा, choices करी जा रहे, choices रियल हैं, मुझे कहीं ब्रेक लेनी पड़ेगी और सोचना पड़ेगा, अब किसकी चॉइस, कैसी चॉइस और कौन सी चॉइस। तो रिफ्लेक्टिवनेस, यहाँ पे वो एक ह्यूमनिस्ट की तरह बात करें कि गिवन द नेचर ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड और उसके अंदर प्लेथोरा ऑफ चॉइसेस हैं, तो वन हैज टू इवन एक्ट हार्डर, थिंक हार्डर टू फिगर आउट बिलीव्स क्या होंगे, मैं क्या सोचूं, मेरा वर्ल्ड व्यू क्या है, मेरी मोरल चॉइसेस क्या होनी चाहिए, मेरा मोरल वर्ल्ड व्यू क्या है। और ऑफ कोर्स हमें भी पता है वो भी यही बात कहेंगे, उसका टाइम नहीं है, उसका वक्त किसी के पास नहीं होगा। तो क्राइसिस ऑफ सर्टेनिटी, क्राइसिस ऑफ वर्ल्ड व्यू, क्राइसिस ऑफ चॉइसेस करते जाएंगे जो रिलेटिवाइज कर रही है सारी दुनिया को, सब चीजों को। तो मैं चूज करता जा रहा हूं। अगर उन चॉइसेस को इंटेंशनल बनाना हो, कॉन्शियस करना हो, तो आपको रुकना पड़ेगा, रिफ्लेक्टिव होना पड़ेगा। उसके ऊपर अगला मरहला ही आएगा कि वक्त भी नहीं है। तो
कह रहे हैं क्वाइट सिंपली द मॉडर्न इंडिविजुअल मस्ट एंगेज इन मोर डेलिब्रेट थिंकिंग। उन्होंने कहा पुराने लोग जैसे रह रहे हैं अभी भी गांव में जाए, वो जो है जी यही है जी, हाँ जी हम यही करते हैं, वो है सब कुछ गिवन है, लेकिन हमारे लिए गिवन कुछ है ही नहीं है। अगर कुछ गिवन लाना है, if we want something to be a given, if we want certainties, we'll have to stop and pause and think, otherwise नहीं हो सकता। अदरवाइज सब कुछ रिलेटिवाइज, मेरा अपना एग्जिस्टेंस भी रिलेटिवाइज हो गया। अब इसको टाई अप करें तो वो चॉइसेस वाले से, तो मेरा जेंडर, मेरा सेक्सुअल प्रेफरेंस, मेरी फलां चीज, मेरी एजुकेशन, मेरी वोकेशन, मेरे इंटरेस्ट, मेरी हॉबीज, मेरी पता नहीं वो क्या रोमांटिक लाइफ, फलां, ये हर चीज के अंदर मुझे एक्ट्रेस ये पसंद है, मुझे एक्टर वो पसंद है, मुझे पसंदीदगियों का दौर है, चॉइसेस, पसंदीदगी और यो। लेकिन जो हार्ड चॉइसेस, जो लॉस्ट वर्ल्ड व्यू, लॉस्ट बिलीफ, लॉस्ट मॉरल वेंटेज पॉइंट, उसको रिकवर करने के लिए ज्यादा डेलिब्रेट थिंकिंग की जरूरत है गिवन द सर्कमस्टेंसेस फॉर मॉडर्न इंडिविजुअल, क्योंकि आपका गिवन सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, रहा ही नहीं, गिवन कुछ नहीं हो सकता। तो इस सारे का नतीजा क्या है, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं इसी को आगे। ये जरा मुझे दुखी कर दिया इस पैसेज ने। नॉट बिकॉज ही इज मोर इंटेलिजेंट, नॉट बिकॉज ही इज ऑन सम सॉर्ट ऑफ हायर लेवल ऑफ, ये नहीं कि ये कोई इसको ज्यादा रिफ्लेक्टिव होना है कि ये ज्यादा इंटेलिजेंट है या इसकी कॉन्शियसनेस ज्यादा हाई है, बट बिकॉज हिज सोशल सिचुएशन फोर्सेस हिम टू दिस, ही encounters the necessity to choose and ipso facto the necessity of pausing to reflect before choosing on various levels of life. Ordinarily, everyday life is full of choices, from the most trivial choices between competing customer commodities to far-reaching alternatives in lifestyle. Biography too is a sequence of choices, many if most of them new to modernity, choices of education and occupational careers, of marriage partners and styles of marriage, of alternative patterns of child rearing, of a near infinite variety of voluntary associations, of social and political commitments, हर level पे choice। अब लोगों से आजकल यहाँ भी डिस्कशन होती है, आपके पॉलिटिकल व्यूज क्या है, आपके उसके व्यूज क्या है, आपके फलां चीज पे, आप अबॉर्शन पे कहाँ खड़े हैं, आप फलां पे कहाँ खड़े हैं, आप इस पे कहाँ खड़े हैं। तो हर लेवल पे इंसान को चूज करना है कि मैं हाउ डू आई रिलेट टू दैट, ठीक है। तो these later type typically involve the individual in societal choices, some of them of vast scope, choices between alternative political programs for society as a whole, choices between alternative futures of every kind. In a historically unprecedented manner, the modern individual plans his own life and that of his family as modern societies plan their collective future. Does that make sense? मॉडर्न सोसाइटीज भी प्लानिंग कर रही होती हैं और मॉडर्न इंडिविजुअल भी प्लानिंग कर रहे होते हैं, मेरी लाइफ क्या होगी। हमें मेरा ख्याल है वो दौर शुरू हो गया था, क्योंकि आप जब एटलीस्ट मैं जब पाकिस्तान में मेरा बचपन गुजरा है, तो ये एक सवाल पूछा जाता था बचपन में, बेटा बड़े हो गए आप क्या करेंगे। ये सवाल वो कह रहे हैं ट्रेडिशनल सोसाइटी में था नहीं, बेटा आप वो क्यों नहीं कर रहे जो आपको करना है। वहां ये सवाल था, हर स्टेज पे ये करना है, ये करो, अब वो करना है, अब ये करो, अब स्टेज पे आ गए हो, अब बीवी बच्चे हैं, अब ये करो, अब ये हो गया, अब ये बूढ़े वालिदैन हैं, ये तो वो था कि जो करना है वो। अब ये था बेटा आप बड़े होके क्या बनेंगे, जैसे मेरे पास चॉइस थी सब 30 बच्चों से, और ये आइडिया भी दिया जा रहा है कि सोचो क्या करोगे बड़े होके, क्या बनना चाहते हैं, बहुत प्यारा बच्चा बनेगा। फॉलो योर ड्रीम, फॉलो योर हार्ट, इसका नया वर्जन अभी आया है, फॉलो योर ड्रीम, फॉलो योर हार्ट। तो चॉइस है, तो ये चॉइस का फ्रेमवर्क है कि वो अलाउ करता है हमें ऐसे सवाल पूछना। अब हमारे कॉलेज में आए तो 40 मेजर्स में से कौन सा मेजर पिक करेंगे। हाँ जी, ये वो 2 साल बेचारे बच्चे पागल हो जाते हैं, हम ये जो समझ नहीं आ रहा ये पढ़ूं या ये पढ़ूं, या वो जितने वो खत्म होता है कहते हो तो डिग्री तो 2 साल में खत्म हो रही है, मैंने बाहर जाके करना क्या है, फिर वो चूज करने। तो ये एक तो इसकी मिजरी है चॉइस की, लेकिन फंडामेंटल शिफ्ट वो उनका कहना है मॉडर्निटी से इसी पे है। तो लिहाजा मॉडर्निटी जो है वो इस सब्जेक्टिव रियल्म, अपने अंदर आना, रिफ्लेक्टिव होना, अपनी चॉइसेस पे इंटेंशन होना, डेलिब्रेट थिंकिंग, और ये फोर्स करवा रही है आज के इंसान। मॉडर्न पीपल कैन नॉट एस्केप बट कीप थिंकिंग अबाउट देयर चॉइसेस एंड व्हाट दीज चॉइसेस एंटेल, जिसका मतलब है कि मैं कौन हूं, मैं क्यों हूं, मैं कहां हूं। वो कई लोग सोचे तो लगता है किसी रूहानी सफर पे हैं, वो रूहानी सफर नहीं है, वो एक आइडेंटिटी क्राइसिस है, वो क्राइसिस ऑफ एग्जिस्टेंस है, समझ नहीं आ रहा। हर वो चॉइस करते हैं, रुक के बंदा कहता है मैं कौन हूं, मुझे क्या करना चाहिए, मेरी जिंदगी का क्या मकसद है, वगैरह वगैरह वगैरह।
तो खैर इस सारे को फिर वो आगे चल के कहते हैं कि या आप कहीं भी देख सकते हैं, और इस सब को कंक्लूड फिर करते हैं हिराटिकल इंपेरेटिव। लास्ट पॉइंट है, 5 मिनट अब चूंकि रह गए, तो पेज 23 पे आ जाएं, तो वहां से वो रिलीजन की बात शुरू करते हैं। तो कहते हैं कि पेज 24 पे जो मिडिल पैराग्राफ है, A religious worldview, just like any other body of interpretation of reality, is dependent upon social support. यही बात कि religious worldview तभी हो सकता है जब एक social group coherent जिसका consensus है वो मौजूद हो, वो उसको reinforce करता है, तो religion remains a fact, a social fact, a fact for consciousness, a fact for consciousness. आपके शऊर में दीन एक हकीकत रहेगा अगर आपके मुआशरे में ऐसा माहौल है और ऐसे लोग हैं जो उस पर कंसेंसस रखते हैं। The typical pre-modern society creates conditions under which religion has for the individual the quality of objective certainty. Religion भी certain था. Modern society, by contrast, undermines this certainty, de-objectivates it by robbing it of its taken for granted status, subjectivizes religion. अब religion भी subjective हो जाए. The pre-modern individual was linked to his gods in the same inexorable destiny that dominated most of the rest of his existence. Modern man is faced with the necessity of choosing between gods, a plurality of which are socially available to him. If the typical condition of pre-modern man is one of religious certainty, it follows that that of modern man is one of religious doubt. आगे का आप पैसेज खुद ही पढ़। अब ये सारे एनालिसिस को वो रिलीजन पे लेके आते हैं, तो फिर रिलीजन के साथ क्या होगा? तो कहना है कि ये रिलीजन कोई इस स्कीम से बाहर नहीं खड़ा हुआ, इन्हीं मसाइल के अंदर रिलीजन भी है और चैलेंजेस वही हैं। तो रिलीजन भी आपको आपकी चॉइस के अंदर है। और उस पर फिर वो बहुत क्लियरली कह रहे हैं कि पिछले 200-250 साल से रिलीजियस डाउट पे बहुत बड़ा लिटरेचर है मगरिब में। रिलीजन की से नफरत या उसको अबैंडन करना एथीज्म नहीं है, एक स्केप्टिसिज्म है। रिलीजन नहीं समझ में आता, क्या मानूं खुदा। मेरे प्रोफेसर ने बताया था कि एक फिलोसफर थे जिन्होंने 14 साल से आंसल्म, जो उनका बड़ा मशहूर आर्ग्यूमेंट है, उसको ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट उससे कहते हैं, उस पर 14 साल काम किया था और फिर उन्हें लगा कि ये इसमें कोई फ्लॉ नहीं है। तो 14 साल के बाद उन्होंने कहा कि खुदा आ गया उनकी जिंदगी। लेकिन 14 साल नमाजें भी नहीं होंगी, रोजे भी नहीं रख सके, कुछ और नहीं हुआ, खुदा का एग्जिस्टेंस आ गया इवेंचुअली। अच्छा है बुरा है, लेकिन आइडिया कि डाउट को खुदा की एग्जिस्टेंस ही वो भी वहां से शुरू करें, और फिर अगर आ जाए तो फिर कौन सा खुदा, जूइश खुदा या क्रिश्चियन खुदा या मुसलमानों का खुदा या फिर खुदा, फिर बुद्ध मत वाले तो खुदा ही नहीं है, तो अभी क्या करें, खुदा भी नहीं रहा, तो फंस गए। चॉइस इस सब को करके फिर लास्ट पैराग्राफ अब आप इसका देखें 24 का। द इंग्लिश वर्ड हेरेसी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ब व्हिच मींस टू चूज। A heresis originally meant quite simply the taking of a choice. The derived meaning is that of an opinion. ठीक है, तो अब अगर नेक्स्ट पैराग्राफ में आए तो वहां पे वो कहते हैं, the pre-modern situation there is a world of religious certainty occasionally ruptured by heretical deviations. By contrast, the modern situation is a world of religious uncertainty, occasionally starved of by more or less precarious construction religious affirmation. Indeed, put it more sharply, for pre-modern man, heresy is a possibility. वो choose करेगा, वो एक possibility है, choose कर सकता है कोई। Modernity creates a new situation which picking and choosing becomes an imperative. Pick and choose. Heresy, therefore, is universal. Traditional दुनिया में choice occasionally possible थी। Occasionally रोमियो को जूलियट मिल गई थी, हो सकता था ऐसे। आज हर रोमियो को एक जूलियट चाहिए, हर जूलियट को एक रोमियो चाहिए, तो हेरेटिकल इंपेरेटिव है। तो यानी ये पहले, यानी हेरेसी यूं कहें कि पहले अगर चॉइस चूजिंग अगेंस्ट द नॉर्म या ऑर्थोडॉक्सी, वो चॉइस पॉसिबल थी, कोई कर सकता था। अब वी आर ऑल कॉन्स्टेंटली चूजिंग।
तो ये कोई ओकेजनल मसला नहीं है. वी आर fated to choose. ये अच्छा वैसे इसका चैप्टर का टाइटल हो सकता है. We are fated to choose. Morality as being fated to choose. तो बस आगे आप इसके और भी पैसेजेस अगर पढ़ें तो मेरा ख्याल है कि मेरे ख्याल बहुत सारे इसमें इश्यूज, पूरी वो मेरा ख्याल है एक बहुत डीप एनालिसिस है हमारे कंटेम्प्रेरी मॉडर्न, नॉट, और ये सिर्फ रिलीजियस लाइफ की बात नहीं होगी, सारी डोमेन्स पे ये अप्लाई हो रहा है. और सबके पीछे क्लेम ये है, यहाँ पे भी फिर हासन में भी चले जाएं, वहां पे बहुत ज्यादा बड़ा, वहां पे ज्यादा अकाउंट दिया जा रहा है कि ये टेक्निकलिज्म क्या था, ये टेक्नोलॉजी कहाँ से आई और फैक्टर्स क्या थे. तो टेक्निकलिज्म जो वो यूज कर रहे हैं कि सबके पीछे चॉइसेस की सोर्स कहाँ से है, ये चॉइसेस इतनी ज्यादा मुतारिफ कर. अब आज सामने इनोवेशन इज अ बिग बज़वर्ड, इनोवेशन करना और एंटरप्रेन्योर्स, ये जो पूरा एक आइडिया इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप, तो उसमें और चॉइसेस. अभी आप प्लैनेट चूज करने जा रहे हैं, पता ना आपकी नेक्स्ट चॉइस है इस प्लैनेट पे रहेंगे या मरीख पे जाएंगे या चांद पे रहेंगे. अब नेक्स्ट है उस पे फिर कौन सी कॉलोनीज बना रहे हैं, तो कौन सा डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी होगी या बैरिया टाउन में जाएंगे, ये अब एलॉन मस्क वहां लेके जा रहे हैं. प्लैनेट चूज करना है. अब सवाल ये है कि इसको ड्राइव किसने किया. ये जो दुनिया है कि मोर चॉइसेस, लेट्स क्रिएट मोर, एंड चॉइस, हैविंग अ चॉइस इज गुड, इंट्रिंसिकली गुड. मेरा ख्याल है ये आर्टिकल उसको चैलेंज कर, चॉइस इज इंट्रिंसिकली गुड. तो इसलिए और चॉइसेस देना तो इससे अच्छी बात ही कोई नहीं. तो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं, ये भी चूज करते थे. अब पहले वो था बीमारी हुई, वो ज्यादा जो क्रिटिकल कंडीशन है, तो वो कहते नहीं किसी तरह हर बीमारी का इलाज हो, जिंदगी बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं. तो ये आइडियाज कहाँ पे आए, उन्होंने उसको ज्यादा 17th सेंचुरी में दिखाते हैं कि टेक्निकलिज्म, व्हेन डिड इट अराइज एंड इन व्हाट मिलियू, और आइडियाज क्या थे. तो वो भी इनोवेशन का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं. और टेक्नोलॉजी, दोनों आर्टिकल्स कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी इज एट द हार्ट ऑफ इट, बिकॉज दैट्स व्हाट अलाउज, that is what has allowed choices, more and more choices. इसलिए इंडस्ट्रीज को कहना नहीं कहा जा सकता ये. तो बहरहाल इसकी रेमिफिकेशंस बहुत सारी हैं. इसको आप जहाँ जिस भी जिंदगी के स्फीयर में ले जाएं, मुझे लगता है वहां पे इसके असरात नजर आ रहे हैं. तो बहरहाल ये था आर्टिकल, मैंने कहा ये आपसे शेयर किया जाए. अब टाइम खत्म हो चुका है मेरा. कोई एक ऑनलाइन वालों से कोई सवाल ले लें. एक साहब पूछना चाह रही थी मैं